चलिए, वेरी गुड इवनिंग लर्नर्स। स्वागत है आप सभी का एंडेवर प्रेप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे बच्चों। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पे बच्चों आपकी यूपीएससी और कोई भी स्टेट पीएससी की तैयारी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हो जाएगी बच्चों। ठीक है, आपकी कोई भी एग्जामिनेशन को लेकर कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, कल्चर, आर्ट, ठीक है, वॉट एवर बीट, आपके सारे के सारे सब्जेक्ट की तैयारी आपकी एक ही प्लेटफॉर्म से हो जाएगी बच्चों। ठीक है, चलिए, ये प्लेटफॉर्म की यूट्यूब चैनल पे हम लोगों ने मल्टीपल सीरीज चालू करी हुई है, डेली करंट अफेयर सीरीज जो आप रोज देखते होंगे। ठीक है, उसके अलावा कल से हम लोगों ने चालू की हुई है पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, आप कोई भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर सकते हो ये पीवाईक्यू सीरीज से। पीवाईक्यू सीरीज का प्लान हमारा कुछ ऐसा है, आपको ध्यान में होगा बच्चों। ठीक है, मंडे हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, ट्यूसडे ज्योग्राफी के, वेडनेसडे इंडियन पॉलिटी, थर्सडे इकोनॉमी, फ्राइडे फॉर एनवायरनमेंट एंड सैटरडे फॉर हिस्ट्री। तो ये 6 दिन 6 मेजर सब्जेक्ट के पीवाईक्यू हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और पीवाईक्यू भी हमारे टॉपिक वाइज रहेंगे। ठीक है, रैंडमली नहीं रहेंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे। हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पहले आईबीसी के करेंगे। ठीक है, सेम पहले एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो हम लोग टॉपिक वाइज सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने आपको साइंस को लेकर एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि हम लोग साइंस में किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल के लेक्चर में मैंने आपको एक साइंस का ओवरव्यू दिया हुआ है बच्चों। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग चालू करेंगे ज्योग्राफी के पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फ्लो बता दूं कि भाई कौन से फ्लो में हम लोग पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको ध्यान में रहे। तो ज्योग्राफी कुछ ये 5 मेजर टॉपिक में हमारा डिवाइड होता है। ठीक है, ज्योग्राफी की बात करें तो ये 5 मेजर टॉपिक में डिवाइड होता है। पहला टॉपिक हमारा रहेगा मेन यूनिवर्स एंड दी सोलर सिस्टम। ठीक है, ज्योग्राफी का। दूसरा टॉपिक रहेगा वर्ल्ड मैप। ठीक है, ये डिटेल में देखेंगे वर्ल्ड मैप के क्वेश्चंस। तीसरा टॉपिक रहेगा वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, जो सबसे बड़ा पोर्शन है, जिसमें 3 हिस्से आपके पढ़ेंगे। ओशियानोग्राफी, ध्यान में होगा बच्चों आपको ये ओशियानोग्राफी। दूसरा हिस्सा इसका रहेगा क्लाइमेटोलॉजी, और तीसरा हिस्सा इसका रहेगा बच्चों जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, ये 3 बड़े हिस्से डिवाइड करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज में। ठीक है, फोर्थ विल बी द इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी को लेकर हर एक चीज़ है, हिमालय क्या है, रिवर सिस्टम क्या है, प्लेन्स क्या है, डेजर्ट क्या है, XYZ। ठीक है, चलिए, और फिफ्थ लास्ट हिस्सा अपना रहेगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो बच्चों, ज्योग्राफी की पीवाईक्यू सीरीज हम लोग ये सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। ठीक है, आज हमारे 1 से 2 लेक्चर जाएंगे यहाँ पे यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम के पीवाईक्यू को डिस्कस करने के लिए। इनफ लेक्चर्स हम लोग लेंगे वर्ल्ड मैप के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके पीवाईक्यूज में उस तरीके से डिस्कस करूंगा ताकि आपका टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर हो जाए। ठीक है, ये सारी की सारी स्टेट पीएससी के पीवाईक्यू हम लोगों ने यहाँ पे लिए हुए हैं, बट उस हिसाब से डिस्कस करेंगे कि आपके सारा ये यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम ये सारा टॉपिक कवर आपका हो जाए। ठीक है, उसी तरीके से हमारी कोशिश रहेगी बच्चों। ठीक है, चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज का पहला टॉपिक यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम। ठीक है, यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम ज्योग्राफी के पीवाईक्यू की सीरीज जो हमारी चलेगी आज ट्यूसडे के दिन बच्चों। ठीक है, चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कुछ है, द बिग बैंग थियरी इज रिलेटेड टू व्हाट। ठीक है, द बिग बैंग थियरी इज रिलेटेड टू व्हाट। फर्स्ट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सेकंड इज ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, थर्ड इज ओरिजिन ऑफ द हिमालयस, एंड फोर्थ इज इरप्शन ऑफ वॉल्केनो। ठीक है, तो ये 4 में से बिग बैंग थियरी किसके लिए है। ठीक है, आपको ये ध्यान में होगा, वर्ड बहुत बार सुना भी होगा शायद। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन बी, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर ये एक बिग बैंग थियरी मानी जाती है। ठीक है, बिग बैंग थियरी क्या है, ऐसा माना जाता है कि ये एटम से भी बहुत छोटी सी जगह पे, ठीक है, ड्रॉ मैंने बड़ा किया हुआ है क्योंकि दिखेगा नहीं ऑब्वियसली, एटम से भी छोटी सी जगह में, ठीक है, ये डॉट, ठीक है, जिसको बोला गया था सिंगुलैरिटी। ठीक है, जिसको बोला गया था सिंगुलैरिटी, एटम से भी छोटी जगह में, ठीक है, बहुत ही हाई डेंसिटी, ठीक है, और बहुत ही हाई टेम्परेचर बसा हुआ था। ये छोटा सा डॉट, ये सिंगुलरिटी अनस्टेबल हुई, अनस्टेबल होने की वजह से इसका हुआ एक्सप्लोजन। ठीक है, ये फटा, ठीक है, इसका हुआ एक्सप्लोजन, ये फटा। ये फटने की प्रोसेस में, ठीक है, ये डेंसिटी ब्रह्मांड में चारों ओर बिखर गई। ठीक है, और टेम्परेचर धीरे 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 कम होता गया। ठीक है, और इसी से हमारा बना ब्रह्मांड। ठीक है, इसी से अपना पूरा बना ब्रह्मांड। ठीक है, ये एक्सपांशन हुआ, ये एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग। ठीक है, बैंग मतलब धमाका, तो ये बिग बैंग हुआ। ये सिंगुलरिटी जो सबसे छोटी सी जगह में समाई हुई थी वो जोर से फटा। ठीक है, उसी को बोला जाता है बिग बैंग। ठीक है, तो बिग बैंग थियरी ये है आपकी। ठीक है, उसको लेकर 2 चीजें मानी जाती है कि भाई पहला, यूनिवर्स कंटिन्यूसली अभी भी एक्सपांड कर रहा है, ये धमाका हुआ, धमाका होने की वजह से एक्सपांड कर रहा है, तो अभी तक ये एक्सपांड ही कर रहा है। ठीक है, इसका प्रूफ दिया था डॉक्टर एडविन हबल ने, नाम सुना होगा आप लोगों ने हबल का। ठीक है, एडविन हबल। ठीक है, और दूसरा इसको लेकर कंसेप्ट था ग्रेविटेशनल वेव्स।
ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है, इसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सपांड हो रहा है वो तो कॉन्सेप्ट समझना इजी है, ये ग्रेविटेशनल वेव्स, ये दूसरा उसका प्रूफ माना जाता है, ठीक है, जिसको दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये थियरी दी थी। तो ये बिग बैंग थियरी को लेकर दो मेजर पहलू है उसके, यूनिवर्स एक्सपांड हो रहा है जिसका प्रूफ दिया था एडविन हबल ने, और ग्रेविटेशनल वेव जिसकी थियरी दी थी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ 1915 में, ठीक है, 1915 में, और उसको प्रूफ किया गया अभी 2015 में, ठीक है, करेंगे ये हर एक चीज़ अपने, ये तो वैसे साइंस का पार्ट है बट आपको यहाँ पे ज्योग्राफी में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका सिंपल आंसर है कि बिग बैंग किसको लेकर है, यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर। यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर ये एक थियरी मानी जाती है बिग बैंग, ठीक है, जिसका कुछ एक प्रूफ भी मिले हुए है। दूसरी एक थियरी मानी जाती है स्टेडी स्टेट थियरी, स्टेडी स्टेट थियरी, ठीक है। स्टेडी स्टेट थियरी का क्या मतलब, स्टेडी स्टेट थियरी के हिसाब से यूनिवर्स, ठीक है, इस तरीके से ना एक्सपांड हो रहा है, ठीक है, ना ही वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, बस वो वैसा का वैसा ही है, ऐसा यूनिवर्स है वैसा का वैसा ही है, इसी में लाइफ आती है, इसी में लाइफ चली जाती है इसमें से, ठीक है, इसमें से ही तारे बनते हैं, इसमें से ही तारे बिखरते हैं, जो भी है ये इतनी लिमिटेड स्पेस में हो रहा है, ठीक है, दैट इज स्टेडी स्टेट थियरी, ठीक है। तो ये दो थियरी ध्यान में रखिएगा बच्चों, इसका आंसर रहेगा द बिग बैंग थियरी, यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर है, ठीक है। ये किसने दिया था, ये जॉर्ज लेमेटर ने दिया था, ठीक है, ये जॉर्ज लेमेटर ने दिया था, कब, 1894 से 1996 के बीच में इसका पूरा उन लोगों ने कंटेंट दिया था बिग बैंग थियरी का, ठीक है। बिग बैंग थियरी के हिसाब से ये यूनिवर्स का एक्सप्लोजन, ये जो बिग बैंग है वो कब हुआ था, ये हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, करीब करीब हुआ था 13.8 बिलियन ईयर्स पहले ही हुआ था ये एक्सप्लोजन, ठीक है, ये माना जाता है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा बच्चों, पीवाईक्यू भले छोटा सा हो, मैं नहीं चाहता कि भाई यहाँ पे मैं आपका क्वेश्चन बोलूँ और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर बोल दूँ, ऑप्शन बी इज आंसर ऐसा करें, नहीं भाई, अगर ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो आपका रिवीजन प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है, आपका रिवीजन बच्चों प्रॉपरली होना चाहिए, तो मैं सारा आपको कंसेप्ट इधर उधर का तोड़ जोड़ के समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो जाए क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हुए, ठीक है। चलिए, कोई भी आप टेस्ट सीरीज भी इवन दे रहे हो ना, टेस्ट सीरीज देने के बाद भी आप लोग आंसर इसी तरीके से डिस्कस करिएगा, आपका कंप्लीटली वो थियरी को लेकर, वो टॉपिक को लेकर एनालिसिस वापस से हो जाए, ठीक है। चलिए बच्चों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, बिग बैंग थियरी अपने यूनिवर्स के ओरिजिन को लेकर है, ठीक है, इस तरीके से कुछ बना था ऐसा माना जाता है। 100% इसका प्रूफ भी नहीं मिला है बच्चों, ये दो चीज़ का प्रूफ मिला है, एक्सपांड हो रहा है उसका और ग्रेविटेशनल वेव्स का, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बिग बैंग थियरी को लेकर एक ओवरव्यू है, ठीक है, कि भाई बिग बैंग थियरी जब बनी थी तब अलग अलग टाइम पे टेम्परेचर क्या था, ठीक है, अलग अलग टाइम पे कौन से मटेरियल बने, उतना डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है, चलेगा, ठीक है। बहुत इनिशियली हमारे इलेक्ट्रॉन और क्वार्क्स बने थे, ठीक है, अब बहुत इनिशियली अपने इलेक्ट्रॉन और क्वार्क बने थे, इन्हीं सब चीज़ों से फिर बने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और फिर इन्हीं सब चीज़ों के बाद बनना चालू हुआ हाइड्रोजन, हीलियम, एक्स वाई जेड, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। चलिए, तो ये था अपना यूनिवर्स का ओरिजिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अब द मिल्की वे इज क्लासिफाइड एज स्पाइरल गैलेक्सी, इलेक्ट्रिकल गैलेक्सी, इरेगुलर गैलेक्सी और राउंड गैलेक्सी, ठीक है। यहाँ पे आधा मिनट में ये क्वेश्चन रोक के आपको ये वर्ड समझा दूँ, गैलेक्सी, ठीक है। होता क्या है, ये अपना यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स हम लोगों ने अभी देखा कि जो अपने बिग बैंग थियरी से बना था, यूनिवर्स बना है बहुत सारे स्टार्स से, ठीक है, बहुत सारे स्टार्स से, सॉरी स्टार्स, बहुत सारे तारों से बना है यूनिवर्स, ठीक है। स्टार्स स्टार्स का जो ग्रुप है, स्टार्स का जो ग्रुप है, ठीक है, उसको बोला जाता है लोकल ग्रुप, ठीक है, उसको बोला जाता है लोकल ग्रुप। ऐसे बहुत सारे लोकल ग्रुप, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोकल ग्रुप, ठीक है, मिला के आपकी बनाता है गैलेक्सी, ठीक है, गैलेक्सी बनाता है। ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके आपका बनता है क्लस्टर, और ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स मिलके बनता है आपका सुपर क्लस्टर्स, अरे बहुत सारे सुपर क्लस्टर्स से बना हुआ आपका यूनिवर्स, ठीक है। तो ऐसे कुछ साइकिल ध्यान में रखिएगा। स्टार्स स्टार्स सारे मिलके बनते हैं एक ग्रुप ऑफ स्टार्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स, सारे ग्रुप ऑफ स्टार्स मिलके बनाएंगे आपकी गैलेक्सी। एक गैलेक्सी में नहीं नहीं तो 10 100 बिलियन स्टार्स होते हैं, ऐसे ऐसा माना जाता है। ये एक गैलेक्सी बनती है, एक गैलेक्सी, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज मिलकर बनता है आपका क्लस्टर, और ऐसे बहुत सारे क्लस्टर्स मिलकर बनता है आपका सुपर क्लस्टर्स, और वो सुपर क्लस्टर्स से बना हुआ आपका यूनिवर्स, ठीक है। तो ये यूनिवर्स में हम लोग एक यूनिट गैलेक्सी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। गैलेक्सी, ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज है यूनिवर्स में, ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी है, ठीक है, हमारी गैलेक्सी जिसका नाम है मिल्की वे, ठीक है, हमारी गैलेक्सी का नाम है बच्चों मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। चलिए, तो वो मिल्की वे गैलेक्सी को लेकर यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है, मिल्की वे गैलेक्सी को किस टाइप की गैलेक्सी बोला गया है, स्पाइरल, इलेक्ट्रिकल, इरेगुलर या फिर राउंड। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा बच्चों स्पाइरल ए, ठीक है, ये अपनी है स्पाइरल गैलेक्सी।
ठीक है। यूनिवर्स बना था 13.8 बिलियन ईयर्स पहले, तब ये सारे स्टार्स के ग्रुप ने मिला मिला के ये अलग अलग गैलेक्सीज को बनाया। ठीक है, अपनी है मिल्की वे गैलेक्सीज। गैलेक्सी जिसको आकाशगंगा भी बोला जाता है, गैलेक्सी जनरली 3 तरीके की हो सकती है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे हिंदी पे कंटेंट है बच्चों, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, गैलेक्सी आपकी 3 तरीके की होती है। एक होती है आपकी स्पाइरल गैलेक्सी, यहाँ पे आपको शेप दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको शेप दिख रहा है स्पाइरल गैलेक्सी का। दूसरी होती है आपकी इलिप्टिकल गैलेक्सी। ठीक है, इलिप्टिकल, अगर ये इमेज से ना समझ पाओ तो पूरी का शेप आपको पता है। ठीक है, एग्जाम्पल बहुत बहुत लोकल लेवल के दे रहा हूँ, पर अगर पूरी का शेप अगर आपको पता ना, दैट इज इलिप्टिकल गैलेक्सी। ठीक है, और थर्ड आपकी होती है इरेगुलरिटी। ठीक है, रैंडम, कुछ भी नहीं है वहाँ पे, रैंडम। ठीक है, बड़ी है। चलो, तो इसमें हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे इज अ स्पाइरल गैलेक्सी। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, मिल्की वे है हमारी स्पाइरल गैलेक्सी। मिल्की वे की, सॉरी, नियरेस्ट गैलेक्सी, ठीक है, मिल्की वे की नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? तो मिल्की वे की नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ठीक है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा बच्चों। ठीक है, ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा, मिल्की वे की नियरेस्ट गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका गैलेक्सी को लेकर हो गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार सफर इंटरनल कोलैप्स इज कॉल्ड व्हाट? ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट, एडिंगटन लिमिट, होले लिमिट और फ्लावर लिमिट। ठीक है, द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार सफर्स इंटरनल कोलैप्स इज व्हाट कॉल्ड व्हाट? ठीक है, तो चलो, यहाँ पे पहले हम लोगों ने बात कर ली यूनिवर्स की। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात कर ली, सॉरी, उसके बाद हम लोगों ने बात कर ली गैलेक्सी की। गैलेक्सी मैंने बोला एक गैलेक्सी आपके 100 बिलियन स्टार्स से बनी होती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ पे आप बात करते हैं स्टार की। ठीक है, अब ये कंसेप्ट समझाने से पहले मैं आपको स्टार की लाइफ साइकिल समझा दूँ। स्टार की लाइफ साइकिल के, एक तारा क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे मरता है। ठीक है, चलिए, तो स्टार की लाइफ साइकिल कुछ ऐसी है बच्चों। ठीक है, कि सबसे पहले स्टार की लाइफ साइकिल का सबसे इनिशियल फेज होता है नेबुला। ठीक है, नेबुला, नेबुला इज अ स्पेस क्लाउड, नेबुला इज अ स्पेस क्लाउड, ये बादल है जो स्पेस डस्ट, हाइड्रोजन और हीलियम, ये 3 चीज़ों का बना हुआ है। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम और स्पेस डस्ट, उसका बना क्लाउड है ये नेबुला। ठीक है, ये नेबुला बस क्लाउड यहाँ पे एज सच पड़ा होता है स्पेस में कहीं भी। ये क्लाउड को कहीं से भी बाहर से फोर्स लगेगा। ठीक है, फोर्स लगेगा, यहाँ पे चीज़ें इनस्टेबल होगी, तो ये हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट एक दूसरे से नज़दीक आना चालू करेंगे। जैसे ही ये एक दूसरे से नज़दीक आएंगे, ठीक है, ये छोटा सा पिंड बनाएंगे। ठीक है, ये पिंड का खुद की ग्रेविटी होगी ये पिंड की। ठीक है, कोई भी मास, कोई भी चीज़ का अगर मास है वो ग्रेविटी बनाएगा, ऐसा अपना लॉ कहता है। ठीक है, तो ग्रेविटी क्रिएट करेगा, ये जैसे ही ग्रेविटी इसने क्रिएट किया, ये और चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये बड़ा पिंड बना, जैसे ये बड़ा पिंड बना, ये और चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगा, इससे और बड़ा पिंड बना, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। और आपका, ठीक है, और आपका बीच में एक फेज आता है, तैयार होगा प्रोटोस्टार। ठीक है, तैयार होगा आपका प्रोटोस्टार। प्रोटोस्टार एक स्टार का ऐसा फेज है जो अभी तक लाइट एमिट नहीं कर रहा है। ठीक है, जो अभी तक लाइट एमिट नहीं कर रहा है, प्रोटोस्टार वाला फेज आपका सेकंड फेज है। ये बड़ा होता जाएगा और बड़ा बड़ा होता जाएगा। एक टाइम आएगा जब स्टार में इनफ टेम्परेचर और प्रेशर बन जाएगा। ठीक है, इनफ टेम्परेचर और प्रेशर बन जाएगा, जिसकी वजह से स्टार आपका लाइट एमिट करना चालू करेगा। ठीक है, जो आपका रहेगा थर्ड स्टेज, दैट इज मेन सीक्वेंस स्टार। मेन सीक्वेंस स्टार, अपना सन अभी मेन सीक्वेंस स्टार वाले फेज में है। ठीक है, सन अभी मेन सीक्वेंस स्टार वाले फेज में है। ठीक है, उसके बाद स्टार के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो बनेगा रेड सुपर जायंट, ठीक है, या तो बनेगा वो रेड जायंट। किस चीज के बेसिस पे डिसाइड होगा? तो ये बच्चों डिसाइड होगा ये चंद्रशेखर लिमिट के बेसिस पे। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट क्या बोलती है कि अगर कोई स्टार का मास, ठीक है, अगर कोई स्टार का मास 1.4 सोलर मास से ज़्यादा है, ठीक है, 1.4 सोलर मास से ज़्यादा है, तो वो आगे चल के बनेगा रेड सुपर जायंट। ठीक है, सॉरी, रेड सुपर जायंट। और अगर कोई स्टार का मास 1.4 सोलर मास से कम है, तो वो आगे चल के बनेगा रेड जायंट। ठीक है, तो अब समझ आया बच्चों आपको ये क्या है? द लिमिट बियॉन्ड विच द स्टार सफर इंटरनल कोलैप्स। इंटरनल कोलैप्स आप लोग आगे जाके करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रशेखर लिमिट के बाद तारा, ठीक है, या तो बनता है रेड सुपर जायंट, या तो बनता है रेड जायंट। ठीक है, ये दोनों के दोनों स्टेज में। ठीक है, ये रेड सुपर जायंट वाला स्टेज आपका लंबे समय तक चलेगा, रेड जायंट वाला आपका थोड़े समय में खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़े समय भी बहुत करोड़ों साल का होता है स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में। ये दोनों के दोनों फेज में एक टाइम आएगा जब आपका फ्यूल खत्म हो जाएगा। ठीक है, फ्यूल क्या है? तो फ्यूल यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला मेन सीक्वेंस में स्टार लाइट एमिट करता है। लाइट कैसा एमिट करता है? तो वहां पे हाइड्रोजन का कन्वर्जन हीलियम में होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन
रिएक्शन, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन का कन्वर्जन हीलियम में होता है। तो हाइड्रोजन आपके तारे का कोई भी स्टार का फ्यूल है। एक टाइम आएगा तो सारा का सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, तब रेड सुपरजायंट तारा जोर से फटेगा जिसको बोलेंगे सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद तारा अगर बहुत मास हुआ तो वो कोलैप्स करेगा और बनाएगा न्यूट्रॉन स्टार, और अगर बहुत ज़्यादा मास हुआ, ठीक है, तो वो कोलैप्स करके और अंदर तक धसेगा और बनेगा आपका ब्लैक होल, ठीक है, कोलैप्स होके और अंदर तक धसेगा और बनेगा आपका ब्लैक होल, ठीक है। ब्लैक होल में चीज़ें इतनी कोलैप्स हो जाती है कि वापस से ये सिंगुलरिटी जैसा कुछ बन जाता है, ठीक है। पहले जो हम लोगों ने देखा था, वापस से ये कुछ सिंगुलरिटी जैसा बन जाता है ये, कि भाई बहुत ही छोटे स्पेस में बहुत ज़्यादा मास और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आ गया, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कोलैप्स हो जाता है ब्लैक होल में चीज़ें कि भाई इतने डॉट डॉट जितने स्पेस में, ठीक है, हर एक चीज़ समा गई, उतना ज़्यादा कोलैप्स हो गया। तो ये है ब्लैक होल, ठीक है, वो भी एक स्टार का एंड फेज है, ठीक है, लास्ट फेज है स्टार का। तो ये तो तब फॉलो होगा जब आपके चंद्रशेखर लिमिट से ज़्यादा मास होगा। चंद्रशेखर लिमिट से अगर कम मास है तो तारा शांति से मरेगा, ठीक है। रेड जायंट आपका बनेगा प्लेनेटरी नेबुला, ठीक है। प्लेनेटरी नेबुला बनेगा आपका व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। व्हाइट ड्वार्फ बनेगा आपका, ठीक है, ये कभी कभार आता है कभी कभार नहीं आता। व्हाइट ड्वार्फ बनेगा आपका ब्लैक ड्वार्फ, ठीक है, जिसके बाद ना वो लाइट एमिट करेगा ना वो हीट एमिट करेगा, ठीक है। ये सिंपल स्टार की लाइफ साइकिल है। तो ये लाइफ साइकिल की थियरी से आप समझ गए होंगे कि अब ये चंद्रशेखर लिमिट इसका आंसर क्यों आएगा। तो ऑब्वियसली बराबर है कि ये जो इंटरनल कोलैप्स कौन सी लिमिट पे डिसाइड होता है। तो जैसे यहाँ पे दिखा कि कोलैप्स कर गया न्यूट्रॉन स्टार, पर व्हाइट ड्वार्फ और ब्लैक ड्वार्फ कोलैप्स नहीं किया, ठीक है। तो ये चंद्रशेखर लिमिट ही डिसाइड करती है कौन सा तारा कोलैप्स होगा आगे चल के और कौन सा तारा नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको ये थियरी समझ में आई होगी। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है ये स्पेस साइंस वाली, तो आपको मज़ा आएगा अलग अलग टर्म्स जानने में, अलग अलग कंसेप्ट जानने में, ठीक है। चलिए बच्चों, लास्ट में आपके लिए दो मस्त कंसेप्ट मैंने रखे हुए, ठीक है, तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। दो अच्छे कंसेप्ट लास्ट में समझाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी एंड स्ट्रिंग थियरी एंड स्टैंडर्ड मॉडल आर समटाइम्स सीन इन द न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। पहला ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, दूसरा ऑप्शन है स्टडी ऑफ सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, तीसरा ऑप्शन है प्लेसिंग सैटेलाइट इन द ऑर्बिट, और चौथा है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ऑब्वियसली इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑब्जर्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे अलग अलग चीज़ें क्या है, इवेंट होराइजन, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल, ये तीन चीज़ अपने समझते हैं। इवेंट होराइजन क्या है, ठीक है। इवेंट होराइजन किसको बोला जाता है, जैसे सॉरी जैसे बोला जाता है कि ब्लैक होल, ठीक है, ब्लैक होल अपने अंदर सारी की सारी चीज़ों को समा लेता है, इवन लाइट को भी, ठीक है। लाइट ब्रह्मांड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ है, बट उसको भी ये समा लेता है ब्लैक होल अपने आप में, ठीक है। तो ये अगर ब्लैक होल है तो ये उसके आजू बाजू के रीजन है, ठीक है। एक बार ये रीजन में चीज़ें गई तो गई, उसके बाद वापस नहीं आएगी, ठीक है। इवन ये चीज जगह पे एंटर करने के बाद लाइट भी वापस से बाहर नहीं आ पाएगी, ठीक है। तो ये बाहर वाली जो उसकी पेरिफेरी है, ठीक है, वो पेरिफेरी को बोलते हैं इवेंट हॉराइजन बच्चों, ठीक है, ध्यान में रखिए, पेरिफेरी को बोलते हैं इवेंट हॉराइजन, ठीक है। सिंगुलरिटी क्या होता है ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। स्ट्रिंग थियरी क्या है, स्ट्रिंग थियरी स्टेट्स दैट ऑल द मैटर इन द यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी वन डायमेंशनल स्ट्रिंग, ठीक है, नॉट पॉइंट पार्टिकल्स। तो ये स्ट्रिंग थियरी, ठीक है, कि सारी चीजें ऐसा फ्लैट मैनर में है, स्ट्रिंग मैनर में, तार के मैनर में, धागे के मैनर में, ठीक है, जिसको ब्लंटली सब लोगों ने डिनाई कर दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और लास्ट है स्टैंडर्ड मॉडल। स्टैंडर्ड मॉडल फिजिक्स का है, ठीक है, ये देखेंगे अपने फिजिक्स में स्टैंडर्ड मॉडल, ठीक है, ये है फिजिक्स का। फिजिक्स के जो बेसिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क, टाउ, न्यूट्रिनो, एक्स वाई जेड, उनका ये स्टैंडर्ड मॉडल है कि भाई पूरा का पूरा ब्रह्मांड आपका, ठीक है, पूरा का पूरा यूनिवर्स यही स्टैंडर्ड पार्टिकल से बना हुआ है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी में कंटेंट आपके लिए रखा है, देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एजर्शन ये है नेक्स्ट क्वेश्चन का, a black hole is a astronomical entity that cannot be seen by the telescope, ठीक है। और रीजन उसका है a gravitational field on a black hole is so strong that it does not allow even light to escape, ठीक है। तो अब तो आप आंसर दे पाओगे बच्चों, ठीक है। आई होप मैंने अभी आपको ब्लैक होल समझाया कि ब्लैक होल के आजू बाजू एक ऐसी जगह आएगी इवेंट होराइजन की जिसके बाद लाइट भी एस्केप नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो भाई बराबर है, ठीक है। और पहला भी बराबर है कि जब लाइट ही भी वहाँ से वापस नहीं आ रही है, ठीक है, लाइट भी वहाँ से वापस नहीं आ रही, तो हम लोग ब्लैक होल को डिटेक्ट कैसे ही कर पाएंगे, ठीक है, उसको देख तो पाएंगे ही नहीं कभी भी, क्योंकि देखने के लिए कोई भी चीज़ उसको लाइट टकरा के आना आवश्यक है। आप अभी फ़ोन की स्क्रीन देख रहे हो या फिर लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे हो, उसमें से लाइट निकल रही है, तो आप अपने आजू बाजू में देखोगे तो आपको बेड दिखेगा, चेयर दिखेगी, टेबल दिखेगा, दीवार दिखेगी। वो दीवार आपको क्यों दिख रही है, क्योंकि वहाँ पे लाइट टकरा के आ रही है।
आपके घर की ट्यूबलाइट या फिर सनलाइट वहाँ से टकरा के आपकी आंख में जा रही है, इसलिए आपको चीज़ें दिख रही है। अब ब्लैक होल में लाइट ही टकरा के वापस नहीं आ रही है, तो ब्लैक होल को हम लोग टेलीस्कोप के जरिए तो नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये पहला असर्शन बराबर है और ये रीजन भी बराबर है जो पहले को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया वही है, ठीक है, कि भाई इवेंट होराइजन में से क्यों लाइट वापस नहीं आती और क्यों नहीं दिखता, ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी की हुई है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, असर्जन और रीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ वॉट, ठीक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ वॉट। तो पहला उसमें है टाइम का यूनिट है लाइट ईयर, दूसरा डिस्टेंस का यूनिट है, तीसरा ल्यूमिनोसिटी का यूनिट है, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे सिंपल है, लाइट ईयर, ये आपको ध्यान में होगा, लाइट ईयर ये एक डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। जनरली अर्थ की बात करें, ठीक है, तो अर्थ पे हम लोग अलग अलग यूनिट में डिस्टेंस मेजर करता है। एक है किलोमीटर, ठीक है, दूसरा है नॉट या फिर जिसको बोला जाता है नॉटिकल माइल, और तीसरा है माइल, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ों में डिस्टेंस मेजर करता है। पर अगर स्पेस की बात करें, भाई यहाँ पे सन है, यहाँ पे अर्थ है छोटी सी, ठीक है, तो ये डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा है। अब ये भी जाने दो, सन है, लास्ट में कोई पड़ा हुआ है नेपच्यून या फिर यूरेनस, ठीक है, तो सन से उसका डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस को लिख नहीं पाएंगे सही ढंग से, ठीक है। वो ऐसा कुछ एक के पीछे इतने शून्य लगा के वो डिस्टेंस को लिखना पड़ेगा, ठीक है, और वो लिखना फिजिबल नहीं है हर बार, ठीक है, इतना ज़्यादा डिस्टेंस को। तो इसलिए स्पेस में डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग यूनिट मेजर करते हैं लाइट ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि भाई लाइट, ठीक है, एक साल में वैक्यूम में जितना भी डिस्टेंस तय करे, ठीक है, उसको बोला जाता है लाइट ईयर, ठीक है। अगर लाइट, यानी यहाँ मेरे पास यहाँ पे टॉर्च है, ठीक है, मैंने टॉर्च जलाई, टॉर्च जलाने के बाद यहाँ से लाइट निकली, तो ये निकली हुई लाइट, ठीक है, एक साल में कितना डिस्टेंस कवर करती है, कहाँ पे, वैक्यूम में, उसको बोला जाता है लाइट ईयर, ठीक है, उसको बोला जाता है लाइट ईयर। कौन सी स्पीड से ट्रैवल करेगी लाइट, वो तो वही फिक्स है। लाइट की स्पीड सबको ध्यान में होगी, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका रहेगा आंसर डिस्टेंस, ठीक है। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, अगर ये स्पीड से लाइट जाएगी तो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो एक साल में कुछ इतने किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। लाइट अगर अपनी स्पीड से एक साल में ट्रैवल करेगी तो इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी, ठीक है। ये तो हो गया किलोमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में, सेल्सियस यूनिट में और माइल्स में यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। और उतना काम का है नहीं वैसे, एक सिंपल ही एक याद रखो जो स्टैंडर्ड पूछा जाता है किलोमीटर के टर्म्स में, ठीक है। तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, लाइट ईयर आपके डिस्टेंस मेजर करने का यूनिट है। स्पेस में जनरली डिस्टेंस लाइट ईयर के टर्म्स में मेजर किया जाता है, नहीं तो आपका जो आंकड़ा आएगा वो लाखों करोड़ों डिस्टेंस में आएगा, जो लिखना पॉसिबल नहीं है हर बार, ऐसा है, ठीक है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हु फर्स्ट प्रोनाउंड दैट द सन इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट, ठीक है। ऐसा किसने बोला था कि भाई सन सोलर सिस्टम का सेंटर है और अर्थ उसके आजू बाजू घूम रही है, ठीक है। न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनी और कोपरनिकस, ठीक है, न्यूटन, गैलीलियो, पाणिनी और कोपरनिकस, ठीक है। चलिए, तो इसमें से बच्चों ऑप्शन डी आपका रहेगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी, कोपरनिकस ने बोला था कि भाई सन सेंटर में है और अर्थ उसके आजू बाजू घूम रही है। उसको लेकर ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, एक है जियोसेंट्रिक थियरी जो पास्ट में मानी जाती थी, और दूसरी है हीलियोसेंट्रिक थियरी जिसको अभी माना जा रहा है, ठीक है। हीलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक थियरी, ठीक है। अब ये क्या है, जियोसेंट्रिक थियरी में लोग पहले ऐसा समझते थे कि भाई अर्थ यहाँ पे बीच में स्टैटिक है, वैसे की वैसे ही खड़ी रहती है, और उसके आजू जो मून घूमता है, सन घूमता है, स्टार्स घूमते हैं उसके आजू बाजू, ठीक है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड उसके आजू बाजू घूमता है। क्यों, क्योंकि भाई अर्थ पे से देखोगे तो आप तो दिखोगे तो ऐसा ही, ठीक है। अर्थ पे से आप रात को देखोगे तो भाई आपको तारा और सन ही मूव होता हुआ दिखेगा। तो पहले ऐसा माना जाता था, जिसको बोला जाता था जियोसेंट्रिक थियरी, ठीक है। फिर बाद में लोगों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके पता चला नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स में, ठीक है, हमारा सिर्फ एक छोटा सा सोलर सिस्टम है जिसके सेंटर में सन है और सन के आजू बाजू सारी चीजें घूम रही है, ठीक है, जिसको बोला जाता है हीलियोसेंट्रिक थियरी, ठीक है। हीलियोस सन को बोला जाता है ग्रीक लैंग्वेज में, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज में सन को हेलियोस बोला जाता है, हेलियोस, हीलियोस कुछ भी बोलो आप चलेगा, ठीक है। ये है हीलियोसेंट्रिक थियरी जो दी थी कोपरनिकस ने, ठीक है, जो दी थी निकोलस कोपरनिकस ने। कब जन्म हुआ था इनका, कुछ 1514 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, सॉरी 1514 में इन्होंने ये थियरी दी थी। अब एक्चुअल में तो इसके पहले वरामिहिर करके हमारे यहाँ साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने एक कब का दे दिया था, इंडियन साइंटिस्ट थे, इंडियन एस्ट्रोनॉमर वरामिहिर, उनसे भी
ये निकोलस कोपरनिकस से भी 10,000 साल पहले हम लोग ये चीज दे चुके थे, ठीक है। चलिए, सॉरी 10,000 नहीं, 1,000 साल पहले ये चीज दे चुके थे। तो ये यहाँ पे दो टर्म ध्यान में रखिएगा, जियोसेंट्रिक थियरी और हीलियोसेंट्रिक थियरी, ठीक है। तो चलिए यूनिवर्स को लेकर ये चीज ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी में कंटेंट है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू अवर सोलर सिस्टम, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने यूनिवर्स की बात की, उसके बाद हम लोगों ने गैलेक्सी की बात की, उसके बाद हम लोगों ने स्टार की बात की, उसके बाद हम लोगों ने इधर उधर के कंसेप्ट की चर्चा की। अब थोड़ा बहुत आते हैं सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम पे मैं कल या परसों, मतलब नेक्स्ट वीक जो भी आएगा ज्योग्राफी का, तब डिटेल में करूंगा पीवाईक्यू। अभी जस्ट ब्रीफ है सोलर सिस्टम का, ठीक है। चलिए, तो पहला है सोलर सिस्टम का स्टेटमेंट, द अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लेनेट इन अवर सोलर सिस्टम। दूसरा स्टेटमेंट, द प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इन द कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ इज सिलिकॉन। थर्ड स्टेटमेंट है, द सन कंटेन्स 75% ऑफ मास ऑफ द सोलर सिस्टम। और लास्ट है, डायमीटर ऑफ द सन इज 190 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। चलिए, तो इनमें से सोलर सिस्टम को लेकर कौन सा राइट है? तो इनमें से सोलर सिस्टम को लेकर आपका राइट है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, द अर्थ इज द डेंसेस्ट प्लेनेट फ्रॉम ऑल, ठीक है। डेंसिटी की यहाँ पे बात की गई है। डेंसिटी, डेंसिटी माने क्या कि एक क्यूबिक मीटर में, एक क्यूबिक मीटर में वो चीज़ के कितने मटेरियल आ रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ के कितने एटम्स वहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, उसको लग रहा है डेंसिटी, घनता, ठीक है, उसको लग रहा है डेंसिटी या फिर घनता, ठीक है। चलिए, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी बच्चों अर्थ की है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ की है। उसके बाद बाकी सब प्लेनेट की डेंसिटी आती है। अर्थ की सबसे ज़्यादा है, कितनी है वो, कुछ 5.5 जितनी है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 5.5 जितनी है। उसके बाद मर्क्यूरी की आती है 5.42, उसके बाद इसकी आती है वीनस की, बाद में मार्स की, बाद में जुपिटर की, बाद में सैटर्न की, लास्ट में नेपच्यून की आती है, ठीक है। ठीक है, चलिए, यूरेनस और नेपच्यून, सॉरी। तो ये डेंसिटी अलग अलग सीक्वेंस पे है, ठीक है। तो इसलिए आपका फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है बच्चों। दूसरा स्टेटमेंट आपका रॉन्ग इसलिए है क्योंकि प्रीडोमिनेटली सिलिका नहीं है, ठीक है। प्रीडोमिनेटली आपका ऑक्सीजन है और सेकंड नंबर पे सिलिका है अर्थ की सरफेस में, ठीक है। पहले नंबर पे ऑक्सीजन है अर्थ की सरफेस में बहुत ज़्यादा, 30% इतना, और दूसरा है सिलिका, ठीक है, इसलिए दूसरा रॉन्ग है। और सन 99.8% मास लेके बैठा है सोलर सिस्टम का, कि अगर सोलर सिस्टम में 10 किलो मास होगा, ठीक है, तो 10 किलो में से 9.8 केजी जितना तो सन लेके बैठा है, बाकी 0.2 केजी में से बना हुआ है अपना बाकी का प्लेनेट, ठीक है। चलिए, सोलर सिस्टम को लेकर तो कल डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा। ये है कुछ फोटो अपनी सोलर सिस्टम का, ठीक है, सॉरी बाद में आएगा, देख लेंगे, देखते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका एक, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट टू एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। लिस्ट वन में आपके ABCD 4 चीजें हैं, स्मॉलेस्ट प्लेनेट, लार्जेस्ट प्लेनेट, प्लेनेट सेकंड टू द सन और प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपका इसमें, ठीक है। लिस्ट वन में, लिस्ट टू में आपके पास अलग अलग प्लेनेट के नाम है, मर्क्यूरी, वीनस, जुपिटर, प्लूटो, सैटर्न, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कैच ये है, थोड़ा मैंने सोलर सिस्टम समझाना था इसलिए क्वेश्चन रखा हुआ है। 1998 में प्लूटो, ठीक है, प्लेनेट हुआ करता था जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। पर 2006 के बाद प्लूटो को एज अ प्लेनेट नहीं गिनते, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर डिबेटेबल अभी के टाइम पे हो सकता है, पहले के टाइम का इसका जो आंसर था वो बराबर ही था, ठीक है। कि सबसे स्मॉलेस्ट प्लेनेट कौन सा है, तो भाई प्लूटो है। लार्जेस्ट कौन सा है, तो जुपिटर है, ठीक है। प्लेनेट सेकंड टू द सन, सन कौन सा है, तो वो आपका वीनस है। प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन कौन सा है, तो आपका मर्क्यूरी है, ठीक है। तो इसके हिसाब से 4321 ऑप्शन डी बराबर था जब प्लूटो प्लेनेट हुआ करता था, ठीक है। चलिए, अभी के लिए प्लेनेट की बात छोड़ते हैं, कल हम लोग सोलर सिस्टम में तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी दिखती है आपकी सोलर सिस्टम, ठीक है, कुछ ऐसी दिखती है आपकी सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स है आपके, ठीक है। अभी के लिए याद रखते हैं, सन है, सन के अलावा 8 प्लैनेट्स है, ठीक है, सन के अलावा 8 प्लैनेट्स है, ठीक है। कौन से, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है, ये 8 है। प्लूटो को वापस से बोल रहा हूँ 2006 के बाद प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया है, ठीक है। चलिए, ये ध्यान में रखिएगा, क्यों, कैसे, क्या, वो कल हम लोग सोलर सिस्टम में डिस्कस करेंगे बच्चों। कल मतलब सॉरी, नेक्स्ट लेक्चर में सोलर सिस्टम में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, सोलर सिस्टम में अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट है, द टर्म गोल्डीलॉक जोन इज ऑफन सीन इन न्यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, ठीक है, 2015 का ही क्वेश्चन है यूपीएससी का। ए, द लिमिट ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। बी, रीजन इनसाइड द अर्थ where shell gas is available. C, search for earth like planet in outer space. And D, search for meteorite containing precious metals, ठीक है। ये चार में से
इसका मतलब हो सकता है कौन सा रिलेटेड है, गोल्डीलॉक्स जोन से, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे बच्चों इसका आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है बच्चों, गोल्डीलॉक्स जोन ऐसा होता है कि भाई कोई भी अगर सन है, ठीक है, या फिर कोई भी स्टार है, तो कोई भी स्टार से एक ऐसा डिस्टेंस, ठीक है, कोई भी स्टार से एक ऐसा डिस्टेंस, जो डिस्टेंस पे, ठीक है, जो डिस्टेंस पे वाटर, ठीक है, आपका पानी लिक्विड स्टेट में रहे, ठीक है, ना भाप बन के उड़ जाए, ना पूरा ठंडा होकर जम जाए, पानी लिक्विड स्टेट में रहे और जहाँ का टेम्परेचर रहने लायक हो, ठीक है, सहने लायक हो। तो ये कैटेगरी में, ये जोन में कि भाई यहाँ पे कोई सन है, सन से एकदम नज़दीक जाओगे तो आपका पानी जल के भाप हो जाएगा, सन से एकदम दूर जाओगे तो भाई वहाँ पे आपका पानी बहुत ठंडा हो जाएगा। एक बीच वाला जोन ऐसा हो सकता है, सॉरी, एक बीच वाला जोन ऐसा हो सकता है जहाँ पे टेम्परेचर सन का ठीक ठाक रह रहा है, ठीक है, टेम्परेचर ठीक ठाक रह रहा है और उसकी वजह से आपका पानी लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। तो वो जोन को बोला जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। अर्थ अपने गोल्डीलॉक्स जोन में है, क्योंकि सन है, सन से मरकुरी पानी नहीं है, वीनस पानी नहीं है, अर्थ पानी है, मंगल पानी हुआ करता था, ठीक है। बाद में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, किसी पे आपका पानी नहीं मिलेगा सही ढंग से, पीने लायक फॉर्म में नहीं मिलेगा ऐसा, ठीक है। और कोई फॉर्म में मिलता हो तो पता नहीं, जो आज तक मिला नहीं है वैसे, और कोई फॉर्म में हो तो पता नहीं, बाकी पीने लायक फॉर्म में पानी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जोन को बोला जाता है बच्चों गोल्डीलॉक्स जोन, ठीक है, इसको बोला जाता है गोल्डीलॉक्स जोन। यहाँ पे यही चीज़ लिखी है, पढ़ लीजिएगा, 2 मिनट पॉज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग पढ़ सको, ठीक है। तो वही है, इन एस्ट्रोनॉमी द सर्कुलेटरी, सॉरी, सरकम stellar habitual zone is also called Goldilocks zone. It refers to the habitable zone around a star where temperature is just right to not, sorry, not too hot, not too cold for liquid water to exist in a planet, ठीक है। चलिए, अपनी सोलर सिस्टम में एक ही प्लैनेट हैबिटेबल जोन में है या फिर गोल्डीलॉक्स जोन में है, दैट इज अर्थ, ठीक है। अपने सोलर सिस्टम में सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो गोल्डीलॉक्स जोन में पड़ता है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये एक ज्योग्राफी का कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, गोल्डीलॉक्स जोन, ठीक है। दो कंसेप्ट मैंने बोला था आपको, समझाऊंगा मैं अलग से, ठीक है। दो कंसेप्ट आपके यूनिवर्स को लेकर है, ठीक है, यूनिवर्स को लेकर दो कंसेप्ट है, एक आपका ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है, एक आपका ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है बच्चों, ये बहुत बढ़िया इवेंट, ठीक है, यूनिवर्स में देखी जाती है, हजारों रहस्यों से जुड़ा हुआ है, ठीक है बच्चों, ब्रह्मांड अपने को आधे भी नहीं पता उसमें से ऐसा है, ठीक है। चलिए, ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है, सपोज ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है हमारी अर्थ, यहाँ से हम लोग कोई ना कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम लोग कोई चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स में अलग अलग जगह पे। अब अर्थ के सामने यहाँ पे कहीं बहुत कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बहुत कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, जो या तो आपकी गैलेक्सी हो सकती है या तो फिर वो हो सकता है दूसरा ब्लैक होल, ठीक है, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है। ये हैवी ऑब्जेक्ट इतना हैवी है कि जैसे आपको ध्यान में होगा, हैवी ऑब्जेक्ट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट करता है। ये इतना हैवी है कि जिसके पास से गुजरने के बाद लाइट भी टर्न हो जाती है, ठीक है, लाइट भी इसके इन्फ्लुएंस में आ जाती है, ठीक है, कि भाई यहाँ से लाइट गुजर रही है, इसके इन्फ्लुएंस में टर्न हो गई लाइट, ठीक है। तो इतना हैवी ऑब्जेक्ट बीच में है और पीछे लाइट का कोई सोर्स है, ठीक है, पीछे लाइट का कोई सोर्स है। अब लाइट के सोर्स से ये हर एक डायरेक्शन में लाइट गई, हर एक डायरेक्शन में लाइट गई, ये डायरेक्शंस की लाइट ये हैवी ऑब्जेक्ट के पास से गुजरने के बाद अलग अलग एंगल पे टिल्ट हो जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत हैवी है और अर्थ ये इसको कैप्चर करेगा, ये रेस को, ठीक है। अब ऑब्जर्वर के हिसाब से, ठीक है, इसका सोर्स तो यही माना जाएगा, लाइट सीधे पाथ में ट्रैवल करती है, ऐसा ही हमारी आंखों को दिखता है, ठीक है। तो इसलिए अर्थ के हिसाब से, ठीक है, इसके सोर्स ये पीछे है सारे के सारे, ठीक है, पीछे अलग अलग सोर्सेस है, क्यों, क्योंकि ये सारे रेज, एक रेज यहाँ से आ रहा है, एक ये रेज यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, तो अर्थ को ऐसा ही लगेगा, ऑब्जर्वर को ऐसा ही लगेगा, ये सारी की सारी चीज़ें अलग अलग सोर्स से आ रही है और ये स्पेस में अलग अलग फ्रीक्वेंसी से आएंगे। तो अपने लोग कहेंगे इसका कलर ग्रीन है, इसका कलर डार्क ग्रीन है, इसका व्हाइट है, इसका रेड है, इसका ब्लू है, हर एक अलग अलग सोर्सेज से आता हुआ और अलग अलग कलर का और अलग अलग प्रॉपर्टी का चीज़ दिखेगा अपने को, ठीक है, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ठीक है। लेंस से चीज़ें आपकी मैग्नीफाई होती है, तो यहाँ भी आपका मटेरियल मैग्नीफाई होगा, एक ही था, एक नहीं, अपने को दिख रहे हैं 4 या फिर 5, ठीक है, इसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग बच्चों, ठीक है। चलिए, ध्यान में रखिएगा ग्रेविटेशनल लेंसिंग। और लास्ट एक कंसेप्ट आपका ग्रेविटेशनल व्यूज, ठीक है, ग्रेविटेशनल व्यूज क्या होता है, ठीक है। 1905 और 1914 में आइंस्टाइन ने पहले साल में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया और यहाँ पे उसने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। ये दोनों थियरी में उन्होंने क्या बोला कि भाई पूरा का पूरा स्पेस एक 4 डायमेंशनल स्पेस फैब्रिक में बैठा हुआ है, ठीक है, पूरा का पूरा स्पेस एक 4 डायमेंशनल स्पेस फैब्रिक में बैठा हुआ है, ठीक है। 4 डायमेंशनल कौन से, ये 3 हम लोग करते ही थे, एक्स एक्सिस,
वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और फोर्थ डिमेंशन इनका है टाइम, फोर्थ डिमेंशन इनका है टाइम, ठीक है। चलिए, तो इनके हिसाब से सारी की सारी चीज़ें स्पेस फैब्रिक में बैठी हुई है, ठीक है। अगर स्पेस फैब्रिक में बैठी हुई कोई भी चीज़ है अपनी जगह से मूवमेंट करेगी, यहाँ पे जैसे दिख रहा है अपनी जगह पे मूवमेंट करेगी, तो ये पूरे के पूरे फैब्रिक में कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस निकलेंगे, ठीक है। जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर लेक है, तालाब, लेक में आप भरे पानी में पत्थर फेंकोगे, ठीक है, तो यहाँ पे वेव्स निकलेंगे, ठीक है। तो यही वेव्स, यही स्पेस के वाइब्रेशंस जिसको नाम दिया गया है, ठीक है, यही वाइब्रेशंस जिसको नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल वेव्स बच्चों, ठीक है। इसका कंसेप्ट दिया था डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 2015 में, 15 में सॉरी 1915 में, 100 साल से भी ज़्यादा हो गए। इस चीज़ को आज तक माना नहीं जा रहा था। 2015 में जब यूएसए की लीगों ने, ठीक है, यूएसए की लीगों ने इनको डिटेक्ट किया, तब जाके लोगों ने माना कि बराबर है, आइंस्टाइन जो 100 साल पहले बोल के गए थे, एज्यूम करके गए थे, वो खरा पड़ा, ठीक है, एकदम खरा उतरा। चलिए, तो ये कंसेप्ट होता है ग्रेविटेशनल वेव्स का। तो दो कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा, ग्रेविटेशनल लेंसिंग और ग्रेविटेशनल वेव्स बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यूनिवर्स को लेकर इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्स को लेकर इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे सोलार सिस्टम, ठीक है, सोलार सिस्टम। तो ये सीक्वेंस भी अपनी सीरीज चलेगी, देखते रहेगा, प्लीज़ जुड़े रहेगा। अगर पसंद आ रहा हो, ठीक है, पसंद आ रहा हो तो आप अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, एंडेवर प्रेप प्लेटफॉर्म को बच्चों आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको फ्री में स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, ठीक है, फ्री में स्टडी मटेरियल अवेलेबल होगा, लेक्चर की आपकी लिंक्स आती जाएगी, ठीक है, और ये सब जो भी लेक्चर्स है उसकी आपको पीडीएफ वहाँ पे आती जाएगी फ्री में, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो कर सकते हो एंडेवर पे आपको, उसके अलावा यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे अभी 2-3 सीरीज चल रही है। डेली करंट अफेयर्स चल रहा है, एक इंग्लिश की सीरीज चल रही है, ठीक है। मेरा सॉरी, यहाँ पे मैं आपका ले रहा हूँ ये जनरल स्टडीज़, ठीक है, जनरल स्टडीज़ के सारे क्वेश्चंस PYQ फॉर्मेट में, ठीक है। चलिए, तो आपका बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे यूट्यूब पे चल रही है। उसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे आप हमको फॉलो कर सकते हो बच्चों, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट कल के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, यहाँ पे जैसे मैंने बोला था, तो कल के दिन अपने डिस्कस करेंगे बच्चों पॉलिटी के PYQs, ठीक है, कल के दिन डिस्कस करेंगे पॉलिटी के PYQs बच्चों, ठीक है। यहाँ पे वो प्लान देख लीजिएगा, 2 मिनट रोकूंगा वहाँ पे, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा कि इस सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। मंडे साइंस रहेगा, ट्यूसडे ज्योग्राफी रहेगा, वेडनेसडे रहेगा इंडियन पॉलिटी, थर्सडे रहेगा इकोनॉमी, फ्राइडे रहेगा एनवायरनमेंट और सैटरडे रहेगा हिस्ट्री, ठीक है। चलिए, मिलते हैं बच्चों कल इंडियन पॉलिटी के PYQ के साथ, उसको भी टॉपिक बाय टॉपिक अलग अलग मैनर में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तब तक के लिए पढ़ता लिए, हैव अ गुड डे, गुड बाय बच्चों, थैंक यू सो मच।